हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज दूसरा दिन था और आज सिविल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन कंप्लीट हुए मॉर्निंग शिफ्ट में। तो टेक्निकल पोर्शन में क्या क्या देखने को मिला बच्चों को, वो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी बच्चे अपकमिंग शिफ्ट में जाने वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो सब यहाँ पे इस वीडियो को देख के आइडिया ले सकते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रमोद सर, ये सिविल इंजीनियरिंग का पेपर जो था दूसरे दिन का, पहले दिन के मुकाबले कैसा था? सर पहले दिन का मुकाबले अगर देखा जाए 50-60 में तो ये थोड़ा सा हल्का सा टफ इसको बोल सकते हैं। लेकिन सर टफ इस वजह से नहीं बोले, कॉन्सेप्चुअल थे। जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा उसका सिलेक्शन होगा सर। और अगले कई ऐसे क्वेश्चन तो जो पिछले बार आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वो आज वाले शिफ्ट में भी उससे रिलेटेड ही आया। कई ऐसे क्वेश्चन थे, तो ये सेशन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सर स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग से, आप बताइए। गाइस देखो यार, सर्वे के क्वेश्चंस जो पूछे गए ना, देखो एक क्लोजिंग एरर का न्यूमेरिकल था। आई थिंक इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, तो उसमें ये पूछा गया था कि क्लोजिंग एरर निकाल के बता दो। इसी का फॉर्मूला जो कल भी मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड का समेशन आपको दिया था, ठीक है, सिग्मा एल दिया हुआ था और सिग्मा डी दिया हुआ था, मतलब एरर इन लैटिट्यूड, एरर इन डिपार्चर, ये दोनों दिया हुआ था। आपको क्लोजिंग एरर कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। 4 और 3 दिया हुआ था तो 5 आंसर आ जाएगा आपका सीधे सीधे इस तरीके का। और आपको देख सकते हो टोटल स्टेशन। अब टोटल स्टेशन का कल जो क्वेश्चन आया था बेटा, आपको वहां पे ये पूछा गया था कि थोडोलाइट का लिस्ट काउंट पूछा गया था। मे भी हो सकता है टोटल स्टेशन की वर्किंग पूछ ली गई हो यहाँ पे। तो थोडोलाइट, टोटल स्टेशन, डंपी लेवल, इन सब के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। लिस्ट काउंट देख लो, कंपास का, थोडोलाइट का, टोटल स्टेशन की वर्किंग देख लीजिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन आया था लेवल लाइन, प्लम लाइन इन प्लेन सर्वे। देखो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन सर्वे में सरफेस को आप लोग कैसा मानते हो? हॉरिजॉन्टल मानते हो दोस्त, है ना। सरफेस ऑफ अर्थ आप लोग कैसा मान के चलते हो? हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस मानोगे प्लेन सर्वेइंग में, तो प्लम लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है। तो प्लम लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो प्लम लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर बोल सकते हो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्ट। प्लम लाइन से रिलेटेड हो गया, प्लम लाइन से रिलेटेड ये पूछा था। उसके बाद रिमोट सेंसिंग का भी क्वेश्चन आया था। अगर रिमोट सेंसिंग के क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें पैसिव, एक्टिव रिमोट सेंसर्स और एनर्जी सोर्स क्या होते हैं उनके, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला याद है 3.855 अंडरवुड एच। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आपको पुट करके आपको आंसर निकालना था। एच की वैल्यू जो भी दी होगी मीटर में पुट करेंगे, और यहाँ से जो डी निकलता है वो किलोमीटर में आता है, ये डी की वैल्यू। तो यहाँ से आप तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बिल्कुल। ये इससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे सिप वाला क्वेश्चन आ जाता है या इससे, लेकिन यहाँ बच्चे गलती करते हैं सर। ये किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर इसी में घूमते रहते हैं। बिल्कुल। तो इससे आया था क्वेश्चन, इसी तरीके का था कुछ कि एक लाइट हाउस या शिप की हाइट दिया होगा और आपको डिस्टेंस निकालनी थी। वर्टिकल क्लिफ से पूछा गया था। वर्टिकल क्लिफ से ये पूछा गया होगा कि या तो इनकरेक्ट पूछा गया होगा इसमें, और या फिर करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियस सी बात है कि वर्टिकल क्लिफ एक्सेप्शन है, कॉन्टूर लाइन जहां पे एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है, टच करने का वर्टिकल क्लिफ एक्सेप्शन है। अगर ओवर हैंगिंग क्लिफ दिखा रहा है तो इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये आपको पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन। कंटूर से कैनाल के बारे में पूछा गया था कि कैनाल के टाइप्स दिए होते हैं। रिज लाइन कैनाल टॉप मोस्ट लाइन पे होता है, कंटूर कैनाल सेम एलिवेशन पे बना हुआ कैनाल जिसमें सीडी वर्क सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। उसके बाद आपको साइड स्लोप कैनाल, जिसमें रेयरली साइड स्लोप कैनाल में कहीं सीडी वर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है, नहीं पड़ती क्योंकि रिवर पैरेलल होती है ऑलमोस्ट इसके, और कंटूर के 90 डिग्री पे। बिल्कुल, कंटूर के 90 डिग्री पे होती है। तो ये कैनाल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इन्वर्टेड स्टाफ का क्वेश्चन आया था सर कि इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट देके एक रूफ टॉप का आरएल दिया हुआ था, यहाँ का आरएल दे दिया था टॉप पॉइंट का, और यहाँ इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग देके, बैक साइड रीडिंग देके आपको बॉटम का आरएल पूछा था। तो आपको सीधा सीधा यहाँ का आरएल दिया हुआ है, ए पॉइंट का, बी पॉइंट का पूछा है, आपको माइनस करना था ये वाली डिस्टेंस, और नीचे वाली बैक साइड रीडिंग जो दी हुई है वो पूरा का पूरा माइनस करके आपको इस पॉइंट का आरएल निकल जाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ से। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सर एस्टिमेशन कॉस्टिंग से ना बच्चे पूछ रहे थे। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल पे क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे कि लॉन्ग वॉल के रिगार्डिंग कि साइड वॉल की दोनों हाफ ऑफ विड्थ ऐड कर देते हैं, लॉन्ग वॉल निकल जाता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट इसका पता नहीं चला सर क्या था। और इसके बाद इरिगेशन से क्वेश्चन था सर। इरिगेशन में डेल्टा ड्यूटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फार्मूला था, एकदम आसान होता है, सबको पता है 8.64। ये सारा कुछ देख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद तो और ड्यूटी डेल्टा में मुझे लग रहा है कि न्यूमेरिकल जो है उसमें बच्चों ने क्या किया कि यहाँ पे ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड जो होता है, गाइस वैल्यू पुट करते हो ना, तो इसमें देखो बहुत छोटी बात है, लेकिन कई बच्चों ने यहाँ पे सेंटीमीटर में
यहाँ से जो आंसर निकला उसको सेंटीमीटर वाले ऑप्शन को टिक कर दिया, शायद ऐसा ये गलती कर देते हैं बेस पीरियड डेज में और यहाँ पे ये मीटर में, और ये आपका हेक्टेयर पर क्यूबिक में, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, बस ये तो गाइस ये थोड़ा सा ध्यान रखना था इसमें आपको। एकदम सर एकदम। तो यहाँ पर और क्वेश्चन जो याद आ रहे हो सर कुछ? और बच्चे देखो, जहाँ आपने बहुत सारे क्वेश्चन का आउटपुट दिया, प्रॉपर एनालिसिस जो की गई उसमें, अभी जो भी क्वेश्चन आपको याद आते हैं एग्जैक्टली विद डेटा, वो डेटा के साथ आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इनफैक्ट सर अभी जो नॉचेज एंड वियर से क्वेश्चन थे उसके डेटा भी आए थे, बच्चों ने दिए थे। उसमें सबसे अच्छी बात है कि √2g वगैरह की वैल्यू सब कुछ दे दिया था और h की वैल्यू दे दिया था, तो वो सब चीज डिस्कस होगा। सॉइल मैकेनिक्स के देखते हैं एकदम सर एकदम। अब बियरिंग कैपेसिटी के क्वेश्चंस आपको या तो डेफिनेशन से आया था, अच्छा डेफिनेशन से आया होगा तो आपको SBC सेफ बियरिंग कैपेसिटी वगैरह पूछा होगा, ठीक है, या फिर डिजाइनिंग में कौन सी बियरिंग कैपेसिटी यूज करते हैं इस तरीके से पूछा होगा। फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी, देखो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन, MV AV ये सब फॉर्मूले, CC ये सब फॉर्मूले याद रखना, CC MV और AV। देखो इसमें दिक्कत नहीं होती है, बच्चे इसमें दिक्कत कर जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक ऑब्वियस सी बात है कि जनरली यूज नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह छोटे छोटे जो करते हैं उसमें यूज नहीं होता है। इसके खूब सारे न्यूमेरिकल देख लोगे, इसके खूब सारे न्यूमेरिकल देख लोगे, ठीक है। तो ग्राफ भी देख लेना, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है या फिर प्लेन हो गया, है ना, लॉगरिथमिक एक्सिस पे है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए या ओवर कंसोलिडेटेड के लिए, पूरा सब कुछ डिटेल में बताया हूँ, एक एक पॉइंट आपको लिखवा के। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। और इफेक्ट ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड ड्राई डेंसिटी पे, और ड्राई डेंसिटी और OMC का रिलेशन, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वाला ग्राफ यानी कि कॉम्पैक्शन कर्व, यहाँ से भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से, ठीक। तो ड्राई डेंसिटी वगैरह के रिलेशन, हाँ इस पेपर में एक चीज़ ऐसी देखने को मिली जो पिछले पेपर से अलग थी। बच्चों ने बताया कि सर इस वाले पेपर में जो क्वेश्चंस थे सॉइल मैकेनिक्स के, वो जो प्रॉपर्टीज वाला पहला वाला चैप्टर है वहां से ज्यादा नहीं देखने को मिले, जबकि हर एग्जाम में ही देखने को मिलता है। जैसे पहले वाले शिफ्ट में सर देखो कि आपने हमने देखा था कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स और ए लाइन इक्वेशन, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसमें नहीं देखने को मिला। तो गाइज आपके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। ओवरऑल पेपर में टेक्निकल में बात करूं तो बच्चों ने बताया कि 90% क्वेश्चन जो थे वो आपके थियरी के थे, ठीक, और 10% थे न्यूमेरिकल, 10% न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल में इजी कैटेगरी में न्यूमेरिकल थे, लेकिन जो टाइम कंज्यूमिंग और कंफ्यूजिंग था वो ये वाला 90% वाला पार्ट था। इसीलिए बच्चों का टाइम वेस्ट ज़्यादा हुआ क्वेश्चन को पढ़ने में, ऑप्शन को पढ़ने में। तो ये पोर्शन ओवरऑल पेपर को मॉडरेट से टफ लेवल का बना देता है। देखो पेपर टफ दो चीज़ों से होता है, या तो क्वेश्चन आपको ना आए या तो क्वेश्चन आते हुए आप कर ना पाए। तो यहाँ पे वही चीज हुई है, क्वेश्चन आ रहे थे काफी बच्चों को लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। रीजनिंग में भी ये था ना कि इसमें स्टेटमेंट वाले थे, चारों स्टेटमेंट पढ़ने होते थे, उसके जगह पे 4 क्वेश्चन कहा इनकरेक्ट पूछ लिया, और उसके जगह पे 4 स्टेटमेंट वाले 4 ऑप्शन थे, चारों बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना था, तो 4 उसके आगे 4 क्वेश्चन कर सकते थे उसके जगह पर। तो यही सारे से टाइम ज्यादा हो गया सर, लग गया। अब सर आई थिंक सोम के क्वेश्चंस के लिए आर के सर फटाफट डिस्कस कर दीजिए क्या क्या पूछे गए थे। तो देखो अगर सोम का क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो एक आपका यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम था, राइट, आप लोगों का सिंपली सपोर्टेड बीम था, और उसमें आपको कुछ लोड लगाया जा रहा था, कुछ मैग्नीट्यूड दिया जा रहा था, और यहाँ पे आपको डायमेंशंस भी दिया था। ये अब देखो एग्जैक्ट डाटा आप लोग देख लेना, बट मैं आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे रिएक्शंस पूछा था। जैसे अगर मान के चलो ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर है और ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ऑब्वियस बात है यार कि RA + RB हमारा कितना हो जाएगा 10 × 2, और फिर उसके बाद हमारा RB × 4। देखो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये डाटा जो है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। RB × कितना हो जाएगा 20 × 1, तो हमारा RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ये आपका इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे, बाकी यही आपको पूछा गया था। और एक कॉलम और स्टड का हमारा एजम्पशन पे बेसिकली कॉलम का एजम्पशंस था, यूजर्स लॉन्ग कॉलम का। तो आपको भी पता है कि इसमें हमने कई बार बताया है कि मटेरियल हमारा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए, लोड हमारा प्योर एक्सियल होना चाहिए, प्योर एक्सियल लोड होना चाहिए, और वो भी कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए, और यंग मॉडुलस हमारा क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। चौथा हमारा क्रॉस सेक्शन भी हमारा क्या होना चाहिए प्रिज्मेटिक होना चाहिए। ये सारे हमारे एजम्पशंस आप लोगों को
कॉलम से देखने को मिले थे। बाकी अगर मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से न्यूमेरिकल था। तो एक तो हमारा डेफिनेशन भी पूछा हुआ था, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ द क्या स्टैंडर्ड फ्लूइड, वो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो इसमें माइट भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी पूछा हो, एक बार देख लेना आप लोग। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आपका रेक्टेंगुलर नोच का, जो हम ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस भी कर चुके हैं। क्यों अच्छी बात है कि इसमें 2/3 CD और फिर √2G और उसके बाद h की पावर 3/2 इंटू L। तो यहाँ पे आपको √2G की वैल्यू भी दिया था, हेड भी बहुत अच्छा दिया हुआ था, अराउंड 100 दिया था, या एग्जैक्ट देख लेना 100 था। तो आपका 10 की पावर 2 करोगे तो 2 से कट जाएगा, तो ये हमारा इस तरह का। तो इस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिला था। तो बहुत मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखो नो डाउट, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखो पंप से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, जो हमने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। हेड का स्पीड के साथ कैसा संबंध होता है, तो ये डिस्चार्ज का आप लोगों को स्पीड और डायमीटर के साथ, और फिर उसके बाद पावर का आप लोगों को डायमीटर के साथ। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के सेंटर से डिलीवरी हेड की लाइन क्या होती है, तो डिलीवरी तक की हाइट क्या होती है, वो हमारा डिलीवरी हेड होती है। दूसरा एक पूछा था कि सक्शन और स्टैटिक हेड का सम क्या होता है, सक्शन और डिलीवरी हेड का सम क्या होता है, तो आपका स्टैटिक हेड होता है। एक बार देखो आप लोग कंफर्म करना जरूर वीडियो में, आपसे ये तो नहीं पूछा था पंप किस हेड के अगेंस्ट वर्क करता है, तो वो हेड हमारा मैनोमेट्रिक हेड होता है। और मैनोमेट्रिक हेड में हम अगेन बता चुके हैं, सारे लॉसेस को हम काउंट करते हैं, जिसमें फ्रिक्शन साइड के लॉसेस को, डिलीवरी साइड के लॉसेस को, प्लस डिलीवरी हेड को भी काउंट करते हैं, प्लस सक्शन और डिलीवरी हेड को जोड़ देते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा बर्नौली का एक क्वेश्चन पे आया था, माइट भी हो सकता है अगर आपका स्टेटमेंट आएगा तो ऑब्वियस बात है यार, 1D स्टडी और इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस इररोटेशनल फ्लो होता है, तो तीनों ऊर्जाओं का सम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड डेटम एनर्जी, तीनों का सम हमारा क्या होता है, फ्लो के अलोंग ईच पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, राइट। और फ्लूइड एट रेस्ट आपको भी पता है यार कि शियर स्ट्रेस यहाँ पे 0 होता है, बट नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, डज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम पास्कल के नियम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये तो ऑलरेडी हो गया, ये हो गया। फ्लो थ्रू पाइप में आपका, जब हमारा पाइप में फ्लो पैरेलल हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन पूछा गया था, तो ऑब्वियस बात है इसमें स्टेटमेंट बने हुए थे, आपको फाइंड आउट करना था। बट इसमें याद रखिएगा टोटल डिस्चार्ज क्या होगा बच्चों, ईच पाइप के डिस्चार्ज का क्या होगा, सम होगा, और हेड लॉस हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सभी में। और इसमें अगर आपसे कभी इक्विवेलेंट डायमीटर पूछे तो आप इस बात है यार n2⁵ इंटू स्मॉल d कर देना। ये कंडीशन हमारा तब एप्लीकेबल है जब पैरेलली कनेक्टेड ईच पाइप हैविंग द सेम डायमीटर, राइट। अब सरफेस टेंशन से एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल जो था वो आपका इस फार्मूले से था, 4σ/d, इट मींस लिक्विड की ड्रॉप होगी। तो बस आप लोग यहां से देख लेना। कैपिलरी से भी एक क्वेश्चन था, तो कैपिलरी से आई थिंक सर माइट भी हो सकता है सॉइल, बट 4σ/2gd 4σ cos⁡θ/ρgd। अब इसमें देखना आप लोगों का न्यूमेरिकल था, अगर न्यूमेरिकल होगा तो इसमें ईच वैल्यू आपको दी होगी, अगर नहीं भी दी होगी तो वहां पे लैंग्वेज में मेंशन होगा कि वाटर है, तो वाटर की आपको भी डेंसिटी पता होता है, सरफेस टेंशन भी स्टैंडर्ड आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड 0.0736 लेकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। या कभी कभी हो सकता है कि आपका इस पे ये वाला आ जाए, एच हमारा इनवर्सली प्रपोज है, तो एग्जामिनर को ये वाला से बहुत प्यार होता है, ठीक है। आई थिंक सर फ्लूइड मैकेनिक्स मोस्ट देन सफिशिएंट है। और गाइस देखो यार, ओवरऑल पेपर तो आप लोगों का जैसा आउटपुट मिला उससे यही पता चला कि थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से कुछ क्वेश्चन किसी के छूट गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने किए हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के अलग अलग सेगमेंट से, जिससे कि एक आउटपुट मिल सके आपको भी कि आज के शिफ्ट में जो 10 तारीख को पहला शिफ्ट सिविल इंजीनियरिंग का हुआ, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस और क्या लेवल रहा डिफिकल्टी। हमारे हिसाब से जो आउटपुट मिला है इसको हम मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का ही रखेंगे आज के पेपर को, क्योंकि नॉन टेक भी सर इसमें ठीक ठाक आया है, नॉन टेक भी लेंदी था। अगर टेक्निकल बात करें तो सर मॉडरेट बोलूंगा, लेकिन नॉन टेक जो है वो टफ के कैटेगरी में जा रहा है, तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो हम मॉडरेट टू टफ बोलेंगे, और इसका इम्पैक्ट आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में भी दिखेगा, इसका इम्पैक्ट आपको कट ऑफ पे भी दिखेगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं देना। हाँ लेकिन ये है कि जैसा सर लोगों ने बोला, और मैं फ्लूइड और सोम के क्वेश्चंस देख रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ऑलरेडी एक एक
पॉइंट्स के बारे में मैराथन में हमने लास्ट जो सोम फ्लूइड मैकेनिक्स का मैराथन चलाया था उसमें किया था। हाँ, ये जरूर है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन आया था वो कॉन्सेप्ट से था। नहीं, कॉन्सेप्ट से तो सर इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ। और हम लोगों को जो आउटपुट मिल रहा है वो छोटा छोटा आउटपुट मिल रहा है कि ये फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला, लेकिन मे भी हो सकता है उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के इस तरीके से वो थोड़ा सा वो हो जाता तो जो है। नहीं सर, इसीलिए तो उनको बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिए आप। हर चीज का कॉन्सेप्ट आपको लंबी लंबी क्लासेस, जो थियरी की क्लासेस प्रोवाइड करने का मेन रीजन यही होता है कि आप ऊपर ऊपर से चीजों को देख के नहीं सोच सकते हो कि ये आया, ये कर दिया, ये रट लिया, ये कर दिया। आपको बेसिक चीज स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्लान करना चाहते हो या फिर नेक्स्ट एसएससी जेईई के लिए अभी से प्लानिंग करना चाहते हो, तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, या फिर सर सीबीटी 2 के लिए भी, कि आपको ना बारीकियों पे ध्यान देना। आप सोचो सीबीटी 1 में इस लेवल से पूछा जा रहा है तो सीबीटी 2 भी होने वाला है आपका, और उसमें क्या लेवल होने वाला है। ऑब्वियस बात है, एग्जाम देखो लैंग्वेज का गेम है। जो लैंग्वेज और स्टेटमेंट को पकड़ देगा वही आपका कहीं ना कहीं एग्जाम को अच्छा बीट कर पाएगा। तो अभी लैंग्वेज का पकड़ने का मेरे को लगता है बेस्ट ट्रिक सर यही है कि मोर एंड मोर क्वेश्चंस की क्या करें, प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनाइएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर बार देखिए सर इतने ज्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं तो एग्जामिनर भी हर बार कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट से ही निकाल के बनाता है। अच्छा रहा सर, इस बार नए क्वेश्चंस को नए लैंग्वेज में फ्रेम किया गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा बच्चे परेशान इसलिए हो गए ना कि कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया गया नया। तो उनको लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो फिर कुछ इस तरह का देखने को मिला है नए लैंग्वेज में। चलो यार, ऑल द बेस्ट बाकी बच्चों को जो अपकमिंग शिफ्ट में जा रहे हैं, और जो बच्चे दे के आए हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, साथ ही साथ जैसा हम सर लोगों ने और बताया। दूसरा एक चीज़ है कि आप लोगों से मैं बोलूँगा कि CBT 2 का बैच का लिंक मैं वीडियो के नीचे कमेंट में डलवा दूंगा, सिविल इंजीनियरिंग का। आप लोग उसको इनरोल कर लो, और सो दैट कि जैसे ही आपका CBT 1 कंप्लीट होगा CBT 2 आप लोगों को देना ही पड़ेगा यार। और मुझे भरोसा है क्योंकि CBT 2 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि CBT 2 की प्रिपरेशंस करोगे तो बाकी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आपका रुक जाएगा। अच्छा हुआ सर इस बार आपका। सर एक बात बहुत एक दो बच्चों ने बोली कि सर पूछ रहे थे, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी हैं, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम दिए थे। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्या हम CBT 2 CBT 1 एक ही बार में पढ़ के और एक ही बार में तैयारी करके क्या एग्जामिनेशन दे सकते हैं? मे भी हो सकता है कि वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन की बात कर रहा होगा, मतलब 2024 के। तो गाइज देखो यार, प्रिपरेशन और सब्जेक्ट, टेक्निकल के सब्जेक्ट की बात करूं तो वो बदलते नहीं है। जैसे कि अगर सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं तो सॉइल मैकेनिक्स के फंडे नहीं बदलेंगे, कंसेप्ट नहीं बदलेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ाई करने का और क्वेश्चन करने का तरीका बदलना होता है। वही हम लोग डिस्कस भी करेंगे नए वाले बैच में, जो CBT 2 का बैच है, कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है आगे की। और अगर आपको ज्वाइन भी करना है तो बहुत आसान अप्रोच है। मैं यही बोलूंगा कि आप जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि यार इसमें आप डिले मत करो, राइट टाइम पे हो और अभी से स्टार्ट कर दोगे तो मुझे लग रहा है कि आपको लीड मिलेगी। और ये मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि जो समय रहते अगर अपनी तैयारी शुरू कर देता है ना, उसकी प्रिपरेशंस भी अच्छी हो जाती है और उसको लास्ट मोमेंट बहुत कुछ अच्छा करने का मौका मिलता था। आपको कुछ नहीं करता है, आज 2 कोर्सेज में जाओ, आप SSC जेईई में जाओ, और यहाँ पे SSC जेईई का आपको थोड़ा देखो 2024 का भी बैच है, जिनका पेपर अगर बहुत खराब हुआ है वो 2024 के बैचेस में एनरोल कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। जो इंडिया का पहला प्रीमियम फाउंडेशन बैच है अर्जुना 2024, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को कवर करेगा। साथ में आप लोगों को CBT 2 का भी यहाँ पे बैच दिख जाएगा। देखो ये है फिनिशर बैच फॉर CBT 2, बहुत नॉमिनल प्राइस में है। आप लोग रिस्पेक्टेड फैकल्टीज के कूपन कोड लगा करके, जैसे Y201 Y293, सर का कोड कितना है सर? 5579। तो ये कोड लगा करके आप आराम से क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। थैंक यू। आई थिंक सर सम अप कर रहे हैं। ओके, बाकी इन बैचेस के लिंक में 2024 का और CBT 2 का कमेंट में डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट कि आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकें। एंड ऑल द बेस्ट। पूरी कोशिश होती है, हमने मैराथन जितनी चलाई है सिविल इंजीनियरिंग की, आप लोगों को हेल्प किया होगा आपके प्रिपरेशन जर्नी में, और ऐसे ही हम आप लोगों को DTA का भी फाइनल पंच या कैप्सूल लेकर के आएंगे। थैंक यू।